महाराष्ट्र में अपनी सरकार को घिरता देख उद्धव ठाकरे अभी नींद से जागे हैं। राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद से ही उद्धव ठाकरे के साथ जो विवादों का सिलसिला शुरू हुआ था अभी तक कायम है। कोरोना महामारी, पालघर में साधुओं की हत्या, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, शिवसेना की गुंडागर्दी, राज्य में मंदिर खोलने को लेकर विवाद, ऐसे तमाम मामले हैं जिस पर ठाकरे सरकार बैकफुट पर है। वहीं अब राज्यपाल भी सीएम ठाकरे से नाराज हो गए हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को घिरता देख इन सब मुद्दों को सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया है। वहीं बॉलीवुड को लेकर उद्धव ठाकरे ने हमदर्दी दिखाई है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर उद्धव ने कहा कि ये फिल्म जगत को बदनाम करने के लिए किया गया है। सीएम ने कहा कि बॉलीवुड की फिल्में हॉलीवुड की फिल्मों से ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। इन बॉलीवुड फिल्मों के प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड को समाज के कुछ वर्गों द्वारा बदनाम किया गया है। बॉलीवुड को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे इस बयान के जरिए संकेत दे रहे हैं कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं और किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र से उन्हें बचाने के लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे। माना जा रहा है कि उद्धव ने बातों बातों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। दरअसल सुशांत मामले के बाद देश भर से ये मांग उठी थी कि मुंबई के अलावा कहीं और भी फिल्म सिटी विकसित की जाए, जिसके बाद सीएम योगी ने बॉलीवुड के कुछ कलाकारों को नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री बनाने को लेकर एक बैठक में आमंत्रित किया था और उद्धव को योगी की ये मुलाकात खटकी थी। इसी मुलाकात को बॉलीवुड को मुंबई से अलग करने की राजनीतिक साजिश बताकर उद्धव ठाकरे बॉलीवुड को अपना बनाना चाहते हैं। शिवसेना के बचाव में एनसीपी भी उतर आई। एनसीपी के नेता और मंत्री नवाब मलिक ने कहा, बॉलीवुड को मुंबई से कोई अलग नहीं कर सकता। हालांकि शिवसेना और एनसीपी की बॉलीवुड के साथ हमदर्दी पर बीजेपी ने कड़ा प्रहार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया, न कोई राहत पैकेज दिया, न ही कोई मदद की, केवल राजनीति करने के लिए साथ होने का दिखावा कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड पर राजनीति कर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया है। आने वाले दिनों में शिवसेना और बीजेपी इस मामले को लेकर एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीएम उद्धव ठाकरे के राज में महाराष्ट्र सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कोरोना महामारी, पालघर में साधुओं की हत्या, उसके बाद बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की हत्या को लेकर सियासी बवाल और अब राज्य में मंदिर खोलने को लेकर लोगों का प्रदर्शन, ये सब रोकने में उद्धव सरकार नाकामयाब रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे प्रदेश में बस एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सेकुलर का ढोंग कर रहे हैं और लोगों की नाराजगी उद्धव सरकार के खिलाफ बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठ रही है। दरअसल राज्य की खस्ता हाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। याचिकाकर्ता विक्रम गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि प्रशासन का इस्तेमाल करके उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो उन्हें पसंद नहीं है। इस याचिका में नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी मदन लाल शर्मा और अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर का हिस्सा तोड़ने सरीखी घटनाओं का भी जिक्र किया गया था। याचिका में कहा गया था कि राज्य को कुछ दिनों के लिए सेना के हवाले कर दिया जाए। कहा गया कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाए तब भी मुंबई और आसपास के कुछ इलाकों में कानून व्यवस्था के लिए सेना तैनात कर दी जाए। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के पास जाने को कहा है। हालांकि राज्य में जैसी स्थिति है, काफी लंबे समय से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र की स्थिति पर क्या केंद्र की मोदी सरकार उद्धव ठाकरे से बात करती है और केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर क्या फैसला लेती है, क्योंकि इससे पहले भी कई राज्यों में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर राष्ट्रपति शासन लागू की गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि मोदी सरकार महाराष्ट्र को लेकर क्या रुख अपनाती है। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तेज होती जा रही है, जो कि उद्धव सरकार के लिए चिंता की बात है। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। इस बार बिहार की चुनावी लड़ाई दिलचस्प है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। इसके अलावा एलजेपी और दूसरे दल भी ताल ठोक रहे हैं। लालू के पुत्र तेजस्वी यादव अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को सीएम के रूप में देख रहे हैं। बीते दिनों राघोपुर नॉमिनेशन करने पहुंचे तेजस्वी ने बीजेपी और नीतीश पर हमला करते हुए बिहार के लोगों से बड़े बड़े वादे किए। हालांकि तेजस्वी को बीजेपी की तरफ से भी जवाब मिल गया है। बिहार बीजेपी के प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले का जो शासन इस बिहार ने देखा, उस शासन में कदाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार था।
जिसमें सामान्य व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं होती थी। उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से शिक्षा और शिक्षा नीति होनी चाहिए। वहीं तेजस्वी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो 9वीं फेल है। 9वीं फेल आदमी अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा तो क्या खुद शिक्षा देगा या दूसरे को दिलाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार का सपना देखा है, ये केवल उनके लिए नहीं है, ये सपना बिहार के महिलाओं, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं के लिए है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार के लिए फिर एक बार एनडीए को जीतना पड़ेगा। बिहार चुनाव में इस बार लड़ाई त्रिशंकु है। अब चुनाव बाद ही पता चलेगा कि जनता इस बार 9वीं फेल पर भरोसा जताती है या इंजीनियर पर। महाराष्ट्र में शिवसेना मंदिर पर राजनीति कर रही है, लेकिन राज्य में बंद पड़े मंदिर अब उद्धव ठाकरे की सियासी दुकान को बंद करा सकती है। उद्धव सरकार के खिलाफ राज्य में हिंदू लाम बंद हो रहे हैं। बीते कई दिनों से धार्मिक स्थल खोलने को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन से शिवसेना को बड़ा नुकसान होने वाला है। भगवा छोड़ उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर भले ही सेकुलर होने की बात कह रहे हैं, लेकिन उद्धव ये भूल गए कि सीएम की कुर्सी हिंदुओं की वजह से ही उनको मिली है। उधर बीजेपी अब शिवसेना को राज्य से उखाड़ फेंकने के लिए जी जान से जुट गई है। बीजेपी इसे सुनहरा मौका मान रही है, क्योंकि राजनीतिक जानकारों की माने तो मंदिरों को खुलवाने को लेकर हो रही लड़ाई से शिवसेना के हिंदुत्व की साख दांव पर है। ऐसे में बीजेपी हर हाल में इस मुद्दे को और ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं शिवसेना से जुड़े एक नेता के मुताबिक अयोध्या में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था, तब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। हालांकि वो इस समारोह में नहीं जा पाए थे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के नवंबर में किसी समय अयोध्या जाने की संभावना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगता है कि समय समय पर वो हिंदुत्व का बिगुल फूंककर बीजेपी को परेशानी में रख सकते हैं। हालांकि हिंदुत्व की बात करने वाले उद्धव ये सब जानने के बाद भी राज्य में मंदिर खोलने को लेकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर जल्द ही उद्धव सरकार ने मंदिर खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं किया तो इसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर को एक बार फिर सुलगाने की कोशिश हो रही है। पिछले साल मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटा दिया था। उसके बाद कश्मीर में शांति के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं को नजर बंद कर दिया गया था। करीब एक साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया। वहीं कुछ दिन पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को भी रिहा कर दिया गया है। हालांकि रिहाई होते ही अब एक बार फिर ये लोग कश्मीर को जलाने के लिए गुपचुप प्लान तैयार कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अपने गुपकार रोड वाले आवास पर राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई, जिसमें नजरबंदी से रिहा हुई महबूबा मुफ्ती समेत अलगाववादी राजनीति करने वाले कई दलों के नेता शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मुजफ्फर हुसैन बेग, अब्दुल रहमान वीरी, सज्जाद गनी लोन जैसे नेता शामिल हुए। इस बैठक में सभी नेताओं ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से दोबारा से बहाल करने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा रद्द करने और प्रदेश को पुनः राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने इस गठबंधन को पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया है। उन्होंने मांग की है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वो सारे अधिकार दिए जाए जो उससे छीने गए हैं। वहीं फारूक महबूबा की इस बैठक का बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि ये लोग आजादी का सपना दिखाकर अब तक राज्य के लोगों को ठगते आए थे। आर्टिकल 370 खत्म होने से अब इनकी ये ठगी बंद हो गई है। आपको बता दें कि नजरबंदी से रिहा होने के बाद फारूक और महबूबा देश के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक चैनल से बात करते हुए बयान दिया कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है। फारूक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को चीन की मदद से बहाल कराया जा सकेगा। वहीं महबूबा भी रिहा होने के बाद लगातार 370 का राग अलाप रही है। अब देखना होगा कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश करने वाले नेताओं के खिलाफ मोदी सरकार कब तक कार्रवाई करती है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जारी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उद्धव सरकार कंगना के खिलाफ एक बार फिर षड्यंत्र रच रही है। इस बार कंगना पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगने के बाद कंगना ने एक बार फिर उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि महाराष्ट्र में पप्पू सेना को मेरे अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे ज्यादा याद मत करो, मैं वहां जल्द आऊंगी। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरे ऊपर एक और एफआईआर हो गया है। महाराष्ट्र में पप्पू सेना को मेरे अलावा कुछ नहीं दिख रहा है।
दरअसल मोहम्मद साहिल अशरफ अली सैया नाम के एक शख्स ने कंगना के खिलाफ मुंबई की बांद्रा कोर्ट में अर्जी लगाते हुए कहा था कि कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम समुदाय में झगड़ा कराने की कोशिश करती हैं। उनका कहना है कि कंगना दोनों समुदाय के बीच नफरत को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में कंगना पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप है, जिसके चलते बांद्रा कोर्ट में कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। माना जा रहा है कि एफआईआर के बाद एक बार फिर कंगना और उद्धव सरकार के बीच तल्खी बढ़ सकती है। दरअसल सुशांत सिंह की हत्या को लेकर कंगना ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद बीएमसी ने कंगना का ऑफिस गिरा दिया था और ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद से कंगना लगातार ट्वीट के जरिए उद्धव सरकार पर निशाना साधती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।